हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद IILM। कैसे हैं आप सभी? हमने लास्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था ठोस अवस्था, उसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट जो है वो समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी बन गया था, पर क्योंकि डिटेल्स बताना ज़रूरी है, बिना डिटेल्स के फीलिंग आपको आती नहीं है बराबर सब्जेक्ट में, इसलिए थोड़ी डिटेल में हम गए थे। और इस पूरे चैप्टर में डिटेल आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आप उसको इमेजिन कर पाओगे चैप्टर को। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले कल हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसके कुछ रिलेटिव क्वेश्चंस हमने जो बना रखे हैं वो आपको साइड में इमेज पे दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि सॉलिड का जो शेप और साइज होता है वो फिक्स होता है, यानी ठोस का आकार रहता है निश्चित होता है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सेकंड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, CBSE में भी RBSE में भी बनने के चांस होते हैं कि आपको क्या करते हैं, वो कुछ ठोस यानी कुछ सॉलिड के एग्जांपल दे देते हैं और आपसे बोलते हैं कि भाई इनमें क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीय कौन सा है और अमरफस यानी कि अक्रिस्टलीय कौन सा है। तो हमने कल क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड के बारे में बात की थी, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्रिस्टलीय है और कौन सा अक्रिस्टलीय है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है सामने, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है। वैसे तो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिल रहे हैं, पर आंसर हिंदी में है, तो हिंदी का इंग्लिश आप कर लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। अगर नहीं आता है तो मुझसे उसका आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ 5-6 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टलाइन और अमरफस अक्रिस्टलीय के बारे में अच्छे से बात कर ली थी, और हमने एक चीज समझ ली थी कि जो क्रिस्टलीय होते हैं वही वास्तविक ठोस होते हैं, यानी कि जो एक्चुअल सॉलिड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। अमरफस यानी कि अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, वो सॉलिड जैसा दिखते हैं पर वो सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते। तो इस चैप्टर में हमें जब ठोस अवस्था के बारे में बात करनी, तो मुझे आप बताइए कि हम क्रिस्टलीय की बात करेंगे या अक्रिस्टलीय की। कॉमन सी बात है, जो सॉलिड रियल में सॉलिड होगा उसी की बात करेंगे, तो वो कौन है, क्रिस्टलीय। तो आगे हम बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी क्रिस्टलीय ठोस का हमको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है, यानी कि वर्गीकरण करना है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब भी आप कोई वर्गीकरण करते हैं, जब भी आप कोई क्लासिफिकेशन करते हैं, तो कोई ना कोई बेस, कोई ना कोई आधार आप लेके चलते हैं। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो ठोस होते हैं उनके कुछ ना कुछ अवयवी कण होते हैं, यानी कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं। वो एटम्स यानी परमाणु हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेस है क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो हमने क्लासिफाई किया है, वो अवयवी कणों व आकर्षण के आधार पर कि कौन से अवयवी कण उसके अंदर होंगे, यानी कौन से कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे और कौन सा उसके अंदर अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन कराया। तो मैं एक बार आपको रफली क्लासिफिकेशन फ्लो चार्ट के अंदर बता देता हूँ, फिर एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। और बड़े इंपॉर्टेंट है ये, RBSE के इसमें भी और CBSE में भी, दोनों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, बोलते हैं कि किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको बताना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट जो है हमने बोला था कि कांस्टेंट पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, यानी कि अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं और आयन हो सकते हैं, और उसी बेसिस पर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बेसिस पर। तो फर्स्ट आपको जो दिख रहा है वो कौन सा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि आणविक ठोस। तो मुझे बताओ, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, यानी जिस पार्टिकल की रिपीटेशन होके वो पूरा सॉलिड बन जाएगा, वो पार्टिकल कौन होगा, मॉलिक्यूल होगा। कौन होगा इसके अंदर, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल यानी कि अणु। मतलब इस तरीके के जो ठोस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसकी रिपीटेशन से बनेंगे, बनेंगे अणु यानी कि मॉलिक्यूल की रिपीटेशन से। मॉलिक्यूल्स 3 तरीके से हो सकते हैं। सबसे पहला कौन सा है आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि अध्रुवी। आपने 11th क्लास के अंदर डाइपोल डाइपोल यानी द्विध्रुव द्विध्रुव पढ़ा था, है ना। तो आपने वहां पढ़ा होगा कुछ अणु सहसंयोजक बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो ध्रुवीय पोलर भी हो सकता है और अध्रुवी यानी नॉन पोलर भी हो सकता है। तो यहां पर जो अणु रहेंगे वो क्या रहेंगे आपके पास में, जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो रहेंगे नॉन पोलर यानी कि अध्रुवीय। अब ये अध्रुवीय कैसे पता चलेगा, तो भाई कॉमन सी बात है, मुझे बताओ O2। मैं समझा रहा हूं आपको थोड़ा शॉर्ट में इसके अंदर, फिर डिटेल्स में जाएंगे हम। O2 को कैसे बनाओगे, O डबल बॉन्ड O। मुझे बताओ इन दोनों की विद्युत ऋणता यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है। तो यहां पर भी चार्ज जीरो आएगा, यहां पर भी चार्ज क्या आएगा, जीरो। तो यहां पर O2 मॉलिक्यूल के ऊपर कोई डाइपोल यानी कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं आ रहा, कोई चार्ज आ रहा है, कोई ध्रुवता यानी कोई पोलैरिटी आ रही है, नहीं आ रही। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स यानी जैसे O2 हमने लिया, तो O2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था यानी अध्रुवीय अणु था। तो ये वाले जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो मॉलिक्यूल आएंगे वो कौन सा आएंगे, नॉन पोलर। बहुत अच्छी बात, आपने बोल दिया, हमने मान लिया। अब मुझे बताओ कि पोलर मॉलिक्यूलर क्या होते हैं। पोलर मतलब वो बॉन्ड जिसके अंदर पोलैरिटी यानी ध्रुवता आ जाए। आपने 11th में अच्छे से पढ़ा है, सहसंयोजक बंध के अंदर ध्रुवीय अध्रुवीय, है ना, पोलर नॉन पोलर। तो एग्जांपल लेते हैं HCl। पहले तो ये बताओ मुझे कि ये मॉलिक्यूल है या नहीं है। तो HCl में एटम्स है, एक हाइड्रोजन है, एक कौन है, क्लोरीन है। तो ग्रुप ऑफ एटम यानी परमाणुओं का समूह अणु होता है। तो HCl एक मॉलिक्यूल है भाई, बहुत अच्छी बात है, मॉलिक्यूलर सॉलिड तो ये होगा। अब मॉलिक्यूलर में कौन सा होगा, तो हम चेक करेंगे इसकी पोलैरिटी। अगर पोलैरिटी नहीं है तो वो नॉन पोलर होगा,
और अगर पोलैरिटी है तो वो पोलर होगा। मुझे बताओ क्लोरीन की विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ गई, देखो यहां पर ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी आ गई। तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को, क्योंकि समझना जरूरी है जब भी आप एग्जाम्पल को रिलेट कर पाएंगे। तो हमने फर्स्ट वाले में क्या लिया, मॉलिक्यूल्स तो होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन वही है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि वो नॉन पोलर होगा, तो वो अध्रुवीय यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा, जैसे कि O2। हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, पर एक ओवरव्यू हम लेके चल रहे हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में वो मॉलिक्यूल लेने हैं आपको जिसके अंदर क्या आ जाए, ध्रुवता यानी कि पोलैरिटी आ जाए। कैसे आएगी ध्रुवता, मैंने आपको बता दिया। अब आपको सोच रहे होंगे कि भाई क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, हमें कैसे पता चला। तो आपने 11th में एक ट्रिक पढ़ी होगी, फोन कॉल। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं बता रहा हूं आपको, फोन कॉल। फोन कॉल का क्या मीनिंग होता है, भाई फोन है तो कॉल करोगे, कॉमन सी बात है। फोन में F स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन, O से होता है आपका ऑक्सीजन, N से होता है आपका नाइट्रोजन, और Cl आपका क्या होता है, क्लोरीन। ये Cl है, इसको कार्बन लिथियम मत समझ लेना, बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं। Cl क्या है आपका, क्लोरीन है। तो ध्यान रखने का तरीका है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता का क्रम कैसे याद रखोगे आप, फोन कॉल। भाई फोन है तो कॉल करोगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये घटता हुआ क्रम है ना। फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी, सबसे हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, तो पोलैरिटी आ गई कुल मिला के। अब मुझे बताओ, यहाँ पर तो कोई पोलैरिटी नहीं थी, यहाँ पर क्या आ गई, पोलैरिटी। तो मुझे बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा ज्यादा अट्रैक्शन से जुड़ा होगा, ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ चुकी है, पोलैरिटी। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही होगी बात। थर्ड जो टाइप है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड। देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डेड और पोलैरिटी में थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड भी पोलर होते हैं, मतलब वो भी ध्रुवीय होते हैं। पर हाइड्रोजन बॉन्डेड में स्पेशल बात क्या होती है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपने 11 में पढ़ा है, यही चीज फोन कॉल। जब भी कोई हाइड्रोजन बेचारा हमारा प्रबल विद्युत ऋणी यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट यानी फोन कॉल के बीच में आ जाता है, तो एक अनचाहा बंध बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने पढ़ा है 11th में अच्छे से, नहीं पढ़ा मैंने पूरी डेफिनेशन आपको बता दी कि इमेजिनेशन वाला बॉन्ड होता है, जैसे कि HF, या हम जल ले लेते हैं H2O, HOH। अरे भाई H2O जानते हो ना, जल ही जीवन है। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं HOH। आपको पता है जल में ध्रुवता होती है, H+OH- होता है, तो ये पोलर का कैटेगरी में लगता है आपको, पर ये होगा किसके अंदर, हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डेड भी पोलर ही होते हैं, पर चेंज क्या होता है इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो मुझे बताओ, ये आपको हाइड्रोजन दिख रहा है क्या बेचारा सा, ये बेचारा क्यों, मैं बताता हूं आपको। ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो बॉन्ड बना रखे हैं इसने, और ये इस ऑक्सीजन के पास में आ गया है। ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है, तो इसने हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है कि भाई मैं नहीं जाने दूंगा तेरे को। लेकिन यहाँ पे पास में कौन बैठा हुआ है, ऑक्सीजन। ये भी कौन है, स्ट्रॉन्ग है। ये बोलेगा इस हाइड्रोजन को भाई तू इधर चल, ये बोलेगा तू मुझे छोड़ नहीं सकता। तो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति में आ गया हाइड्रोजन, इसको मना नहीं कर सकता इस वाले को, और इसको छोड़ नहीं सकता। तो इसी विकट स्थिति में क्या करेगा, ये एक अनचाहा बंध बनाता है, एक इमेजिनेशन बॉन्ड बनाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होते हैं आपके, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। आपको ये बात थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। इसको हटा देते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे। फर्स्ट आपका हो गया। सेकेंड हमारा कौन सा है, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड को हिंदी में हम बोलते हैं आयनिक ठोस, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर बोला था, मॉलिक्यूलर में अवयवी कण यानी कांस्टेंट पार्टिकल कौन थे, मॉलिक्यूल्स थे। यहाँ कौन होंगे, प्योर आयन होंगे। प्योर आयन का मतलब क्या है, जैसे आपने सुना होगा नमक, NaCl। तो मुझे बताओ Na में और Cl में सोडियम कौन है आपके पास में, सोडियम मेटल है, मेटल यानी धातु, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, धनायन बनाएगा। और ये क्या है, अधातु, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या बनाएगा, ऋणायन। अब ध्यान देना, ये पूर्णता धनायन है और ये पूर्णता क्या है, ऋणायन। आप कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। यहां पर जो HCl था, इस पे आंशिक ऋणावेश था और आंशिक क्या था, धनावेश, ठीक है। यहां पर आंशिक ऋणावेश था और आंशिक क्या था, धनावेश। ये बंध टूटा नहीं था पूरा, पर यहां पर पूर्ण रूप से कौन सा बंध है, आयनिक बंध। आपने पढ़ा है 11th के अंदर, पूर्ण धनायन और पूर्ण ऋणायन। तो Na+ और Cl-, और इनके बीच में आकर्षण लगता है, इसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युतीय आकर्षण। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है 12 का, वहां आप समझ लेंगे अच्छे से। और नहीं समझ में आता है तो आपको ये तो पता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को स्ट्रांगली। तो ये वाला ठोस कौन सा है आपका, आयनिक ठोस। कमाल की बात बताता हूं, इसके अंदर 2018 से क्वेश्चन आया था आपके RBSc में, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत घुमा के था। तो जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उस क्वेश्चन को भी लेके चलेंगे।
थर्ड आपका कौन सा है, मेटेलिक सॉलिड यानी कि धात्विक ठोस। बड़ा सिंपल है भाई, जितनी भी मेटल्स आप देख रहे हो हमारे पास में, जितने भी मेटल्स हैं, जितनी भी धातुएं आप देख रहे हो, जैसे कि आपने देखा होगा लोहा, आयरन, एल्यूमिनियम, सब ठोस है, सब सॉलिड है। तो उन सभी के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स। पर अगर मैं डिटेल में बताऊं आपको तो यहां पर होता है कैटायन प्लस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। कैटायन मतलब होता है धनायन और विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा मुश्किल है, जब हम इसको समझेंगे तो और क्लियर होगा। तो धात्विक ठोस कौन से ठोस होते हैं, जितने ही मेटल हमारे पास में, उसमें कांस्टेंट पार्टिकल अगर आप बोलो तो वैसे तो मेटल एटम होते हैं, मेटल एटम मतलब धात्विक परमाणु होते हैं। पर अगर और डिटेल में हम बात करें तो उसमें कैटायन यानी धनायन होता है, और क्या होता है साथ में, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन का मतलब मैंने आपको बताया था, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एक जगह नहीं रुकते, इधर से उधर भागते रहते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर कैटायन और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, और इसके अंदर जो बंध पाया जाता है वो बंध कौन सा होता है आपका, धात्विक बंध। सब आपने 11th के अंदर पढ़े। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा है, कोवलेंट यानी सहसंयोजक। कोवलेंट को हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। और ये जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था 2019 का पहला क्वेश्चन था आपके पास में कि नेटवर्क सॉलिड का कोई एग्जांपल दो, सीधा क्वेश्चन आया था आरबीएससी के अंदर। तो कोवलेंट के अंदर क्या होगा, कांस्टेंट पार्टिकल सेकेंड एटम होंगे यानी परमाणु होंगे, पर परमाणु कौन से होंगे, अधातु परमाणु। कौन से होंगे, अधातु परमाणु होंगे। यहाँ पर धातु था, वहां कौन है, अधातु। और जो बंध होगा वो कौन सा होगा, सहसंयोजक। आपने सहसंयोजक बंध पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, ऐसा बंध जो साझे के फलस्वरूप, ऐसा कुछ आपने 11th में पढ़ा है। साझा होता है, नहीं होता। कार्बन के पास में 4 बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूरा कर लिया, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर सहसंयोजक बंध बनता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास में है डायमंड, हीरा। अगर आपने हीरे की स्ट्रक्चर, हीरे की संरचना देखी है तो आप समझ जाएंगे, वहां पर एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक नेटवर्क, पूरा जाल बन जाता है। तो इसे सहसंयोजक या नेटवर्क, या इसको वृहद अणु वाले ठोस यानी मैक्रोमोलिक्यूल वाले सॉलिड भी हम बोलते हैं। तो आपको ये ओवरव्यू वाला क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। हम एक एक करके एक एक को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसके अंदर बात होने वाली है। ठीक, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड को, एकदम डिटेल में बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आप समझोगे तो मजा भी आएगा पढ़ने में इसको, क्योंकि इमेजिनेशन वाला पार्ट भी कल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। सबसे फर्स्ट कौन सा है हमारा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर यानी कि आणविक ठोस। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो कौन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु। ठीक है, ये पार्टिकल्स यानी अवयवी कण कौन होते हैं, अणु होते हैं। फर्स्ट कौन सा है आपका, अध्रुवीय। अध्रुवीय यानी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना, अध्रुवीय यानी नॉन पोलर। सेकंड आपका कौन होता है, ध्रुवीय यानी कि पोलर। और थर्ड आपका कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, इसके अंदर बात करें अगर हम, तो इसमें अवयवी कण यानी कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, नॉन पोलर यानी अध्रुवीय अणु होते हैं। अध्रुवीय अणु का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, जिसके अंदर सहसंयोजक बंध हो और वो सहसंयोजक बंध अध्रुवीय प्रकृति का हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, N2 ले लो, O2 ले लो, CO2। CO2 आपने देखा होगा, CO2 में इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है इसका। तो ये इस तरफ जाता है, ये इस तरफ जाता है, और ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0। आपने 11th के अंदर सब कुछ पढ़ा है आपने ये सब। अगर नहीं पढ़ा है तो 11th का 4 चैप्टर उठाओ, नोट्स में मैंने आपको सब कुछ लिखवा रखा है, किसका द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है, किसका 0 होता है। CO2 भी इसी के अंदर आएगा। CCl4 ये भी अध्रुवीय होता है। आप आर्गन ले लो, नियोन जो गैस होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस होती है, Cl2 ले लो, ये सारे क्या है आपके अध्रुवीय अणु है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो अकेला परमाणु है, तो ये आपको अपवाद रूप से याद रखना है। यहाँ पर अणु नहीं होके क्या होते हैं, परमाणु यानी एटम स्टेट में होते हैं। आपको पता है ये तो हमारे पीरियोडिक टेबल के कौन है, अंबानी है। मैंने आपको बता रखा है 18 ग्रुप एलिमेंट अंबानी होते हैं। आर्गन और नियोन अकेले रहते हैं, अकेले अपने हाल में मस्त रहते हैं। तो यहाँ पर ये 2 एक्सेप्शन रहेंगे। तो अध्रुवीय के अंदर जो अणु होते हैं वो कौन होते हैं, सॉरी अध्रुवीय ठोस के अंदर जो अणु होंगे वो अध्रुवीय अणु होंगे। अट्रैक्शन कौन सा होगा इनके अंदर, अट्रैक्शन होगा इसके अंदर लंदन बल, लंदन फोर्स। आपने 11th के 5th चैप्टर के अंदर अलग अलग तरीके के वांडरवाल बल पढ़े हैं, फोर्स पढ़े हैं। तो लंदन फोर्स क्या होता है, एक बहुत वीक फोर्स होता है जो किन्हीं भी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में
काम करता है। जैसे हम बात करें O2 और दूसरा O2, तो इन दो के बीच में कुछ तो एक ऐसा आभासी बल होगा, कुछ ऐसा काल्पनिक बल होगा जो इन दोनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। भाई हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो बहुत वीक फोर्स होता है जो कि क्या होता है, लंदन फोर्स। अच्छा, बात करें इसकी चालकता की, तो ये जो होते हैं वो आपके बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बैड कंडक्टर का मतलब होता है कुचालक, यानी कि इसके अंदर आप धारा प्रवाहित करो इन सॉलिड के अंदर, तो वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करेंगे, यानी कि इंसुलेटर का काम करेंगे। बैड कंडक्टर होते हैं कौन से, आपके अध्रुवीय आणविक ठोस। नेक्स्ट बात करें नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे ये सभी क्या होते हैं, गैस या लिक्विड होते हैं। बहुत लो टेम्परेचर करना पड़ता है। भाई कॉमन सी बात है, मुझे बताओ O2 तो एनवायरनमेंट में है ना, ऑक्सीजन तो गैस की फॉर्म में, हम पढ़ रहे हैं इसको सॉलिड फॉर्म में। तो आपने जैसे पानी देखा है, तो पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे तो लिक्विड स्टेट में होता है, पर जब हम उसको टेम्परेचर कम करते हैं तो वो क्या बन जाता है, बर्फ, आइस बन जाता है। तो टेम्परेचर चेंज करके आप किसी भी स्टेट को चेंज कर सकते हो। तो ऑक्सीजन वैसे कौन सी स्टेट में होता है, गैस में। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये गैस होते हैं या क्या होते हैं, लिक्विड। कुछ ऐसे होते हैं जो लिक्विड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो गैस होते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस है O2, लेकिन आपने क्या करा, टेम्परेचर कम किया कम किया कम किया कम किया, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सॉलिड के अंदर। तो इस वाले सॉलिड को हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर सॉलिड बोलेंगे। समझ में आ रही है आपको बात। और ये सॉलिड O2 और सॉलिड CO2 हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा डांसिंग, जो आप परफॉर्मेंस देखते हो स्टेज के ऊपर, उसमें से धुआं निकलता हुआ दिखता होगा आपको। तो धुआं जो निकलता है उसका रीजन कौन होता है, सॉलिड O2 या सॉलिड CO2। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि सॉलिड O2 को आपने बहुत कम टेम्परेचर पे डाला, जैसे आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आओगे तो वापस क्या बन जाएगी, वो गैस। तो धुएं फॉर्म में, धुएं की तरह, यानी कि गैस की तरह बाहर निकल जाती है। ठीक, तो रूम टेम्परेचर पे गैस होती है या लिक्विड होती है। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्शन है हमारे पास में I2 जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्टिकल्स हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, बैड कंडक्टर होते हैं, और ये थोड़े से सॉफ्ट इन नेचर होते हैं। सॉफ्ट यानी कि ये ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। आपको बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम किसके तरफ, ध्रुवीय। तो ध्रुवीय में मैंने आपको बता दिया, अगेन यहाँ पर मॉलिक्यूल होंगे, पर मॉलिक्यूल कैसे होंगे, ध्रुवीय प्रकृति के, जैसे कि HCl हो गया, CHCl3 हो गया। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स आपके कौन से होंगे, पोलार होंगे। पोलार मतलब ध्रुवीय, क्योंकि इनके अंदर क्या आ रही है, ध्रुवता आ रही है। SO2 ले लो आप, SO2 का आकार आपका V शेप का होता है, तो इसमें ध्रुवता होती है। आकर्षण की बात करें तो इसके अंदर आकर्षण होता है द्विध्रुव आकर्षण। आप समझते हैं द्विध्रुव आकर्षण क्या होता है, डाइपोल डाइपोल मोमेंट जिसे हम बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। कैसे समझ में आएगा, देखें, ये HCl का एक मॉलिक्यूल है, एक और मॉलिक्यूल रहेगा ना पास में, जब भी तो सॉलिड बनेगा भाई। ये एक और मॉलिक्यूल है, इस पे नेगेटिव है पार्शियल, इस पे क्या है, दूसरे पेन से बनाते हैं अच्छा लगेगा। इस पे नेगेटिव है, इस पे क्या है, इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या है, नेगेटिव। तो मुझे बताओ, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव एक दूसरे पे अट्रैक्शन नहीं लगा रहा होगा क्या। इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल यानी द्विध्रुव आकर्षण। बात आ रही है समझ में। तो ये वाला आकर्षण इस वाले आकर्षण से, लंदन आकर्षण से क्या होता है, लंदन बल से क्या होता है, थोड़ा प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसके गलनांक, अच्छा इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, लो होते हैं। इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये भी लो होते हैं, पर इससे थोड़े से क्या होते हैं, ज्यादा। नॉन पोलर से क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कई बार कि अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन के अंदर किसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो इसका सबसे कम होता है अध्रुवीय का। फिर ध्रुवीय का, क्योंकि आकर्षण बढ़ गया तो यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड का सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आकर्षण की बात हो गई, कांस्टेंट पार्टिकल्स की बात हो गई। ये भी आपके क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, यानी कि कुचालक होते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये ध्रुवीय है, ध्रुवीय मतलब पोलर। मैंने आपको सॉल्यूशन में बताया था समान समान को घुलता है, यानी ध्रुवीय ध्रुवीय के अंदर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो अगर आप इसको किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर, यानी ध्रुवीय विलायक में अगर आप घोल दोगे तो उसके अंदर ये क्या हो जाएंगे, कंडक्टर्स हो जाएंगे। कंडक्टर यानी कि ये क्या हो जाएंगे फिर, चालक। कोई खास बात नहीं है भाई, कॉमन सी बात है। आप कोई एक ध्रुवीय अणु लिया आपने, ये नॉर्मल ठोस अवस्था में तो क्या है, कुचालक यानी बैड कंडक्टर। आपको उसने क्या करा, पानी के अंदर डाल दिया, तो पानी के अंदर तो मिनरल्स होते हैं, तो वो पानी की वजह से क्या आएगी, वहां पर कंडक्टिविटी आएगी। तो ये जो कंडक्टिविटी है ये कब आएगी, जब इसको आप किस में डाल दोगे, ध्रुवीय
विलायक में यानी कि पोलर सॉल्वेंट में। नॉर्मल टेम्परेचर भी ये भी गैस और क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, और ये होते हैं सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इनके कम होते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो मैंने आपको बता दिया हाइड्रोजन बॉन्डेड में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं HF। ये अगेन देखो इस वाले हाइड्रोजन को बेचारा लग रहा है कि आपको, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता, इधर भी फ्लोरीन है, तो यहाँ पर कौन सा बंध बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बंध के अंदर भी अणु क्या होते हैं, अणु ध्रुवीय होते हैं, पर ध्रुवीय में स्पेशल बात क्या आ जाती है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। अट्रैक्शन कौन सा होता है, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध भी वैसे देखा जाए तो वान डेर वाल अट्रैक्शन का एक टाइप होता है, मैंने आपको 11 में पढ़ाया है, पर बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की, तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है, फिर इसका ज्यादा होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के कुछ टाइप्स हो गए। अगर आप इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस देखें तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अट्रैक्शन क्या क्या हो सकता है, आपसे पूछ लें सीधा कि नॉन पोलर के अंदर क्या है, अध्रुवीय में आकर्षण कौन सा है, अवयवी कण कौन है, या एग्जाम्पल पूछ ले। अच्छा मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं एक बार आपको। पोलर के, सॉरी नॉन पोलर के क्या होंगे, सॉलिड, ये नॉन पोलर के यानी कि अध्रुवीय। अध्रुवीय के सॉलिड O2 होगा, N2, Cl2, CO2, CCl4, C6H6, जितने भी अध्रुवीय अणु हो सकते हैं सब इसके अंदर आएंगे। पोलर के अंदर बात करें यानी ध्रुवीय के अंदर, तो सॉलिड HCl, CHCl3, SO2, और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो सॉलिड HF, H2O, जहां जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, जैसे NH3 अमोनिया होता है, आपको पता है, अगर ये सॉलिड फॉर्म में जाएगा तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अच्छा मैं अट्रैक्शन किस में ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इसमें होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी किसके ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड के ज्यादा होंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये फिलहाल आपका क्लासिफिकेशन था जिसमें हमने मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बात की। फर्स्ट बात कर ली मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। सेकंड हम बात कर रहे हैं अब आयनिक सॉलिड के बारे में ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया हमारा, सेकंड कौन सा है, आयनिक सॉलिड, हिंदी में आयनिक ठोस, ठीक है। आयनिक सॉलिड के अंदर जो अवयवी कण यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, मैं यहां लिख देता हूं कॉन्स्टिट्यूएंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी अवयवी कण। अवयवी कण कौन होंगे, धनायन और ऋणायन, यानी कि कैटायन प्लस एनायन। भाई कैसे बात समझ में आएगी, तो सबसे सिंपल सा एग्जांपल है नमक, ठोस अवस्था में होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे ठोस अवस्था में, पाउडर होता है, तो भाई पाउडर में भी वो ठोस अवस्था में होता है ना, ठोस का पाउडर बना देते हैं हम, तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसको देखोगे तो उसका शेप और साइज फिक्स होता है, हार्ड होते हैं वो, ठीक। एग्जाम्पल Na प्लस और Cl माइनस। तो अवयवी कण कौन है, धनायन और ऋणायन, यानी कैटायन और ऋणायन। तो इनमें अवयवी कण जो होते हैं पूर्ण धनायन और पूर्ण ऋणायन होता है, कोई आंशिक धनायन नहीं आने वाला, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव यहाँ पर नहीं आएगा। अट्रैक्शन की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन काम करता है, आवेश यानी चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन काम करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर विद्युतीय आकर्षण। बड़ा ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, आप फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको अच्छे से, आपने पढ़ा भी होगा अगर फिजिक्स आप पढ़ रहे हो तो कांस्टेंट पार्टिकल धनायन और ऋणायन यानी अवयवी कण धनायन ऋणायन हो गए, कैटायन एनायन, Na प्लस एंड Cl माइनस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, तो इसमें होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युतीय आकर्षण। और इस आकर्षण की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई। जैसे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो 1081 यानी 1081 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है। बहुत ज्यादा हाई नहीं है, बिल्कुल हाई है भाई। अपने पानी तो कितने पे मेल्ट हो जाता है, 0 डिग्री पर, ये कितने पे हो रहा है, 1081 पे, है ना। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, प्रबल स्थिर विद्युतीय आकर्षण होता है, ठीक। प्रकृति की बात करें, नेचर की, तो ये होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल यानी हिंदी में अगर मैं लिखूं इसको तो भंगुर प्रकृति। भंगुर प्रकृति का मतलब क्या होता है, अरे भाई आपने देखा होगा, कभी आपने बारिश के मौसम में देखा है नमक का क्या हो जाता है, एकदम नमक थोड़ा सा जम जाता है,
जम जाता है, नमक का डल्ला बन जाता है गोल टाइप से, है ना। उसके ऊपर अगर आप हल्का सा वार करोगे तो एकदम बिखर जाता है ना। तो ये जो बिखरने वाली प्रॉपर्टी एकदम है ना, हैमर लगाओगे आप, कुछ भी लगाओगे, हल्का सा बिखरने की जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, भंगुर, यानी कि ब्रिटल इन नेचर। ठीक है। कंडक्टिविटी की बात करें, बड़ा ही स्पेशल चीज है, बोर्ड 2018 में यहीं से क्वेश्चन आया था, तो ध्यान देना। ये ठोस यानी सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं। क्या बोला मैंने, सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं ये, बैड कंडक्टर यानी कि कुचालक। लेकिन लिक्विड स्टेट में या बोले हम द्रव अवस्था में ये क्या हो जाते हैं, विद्युत के सुचालक, मतलब कंडक्टर। सर ये कैसी बात है कि ठोस अवस्था में कुचालक है और ये विद्युत उसमें गलित अवस्था में क्या हो गया, सुचालक। देखिए अगर हम ठोस अवस्था में देखेंगे तो NaCl के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन है वो आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, एकदम अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो ये फ्री नहीं है। तो ठोस अवस्था के अंदर क्या होता है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बहुत ज्यादा पास पास आ जाते हैं, फ्री आयन वहां पर है नहीं, कोई कैटायन कोई एनायन वहां पर फ्री नहीं है, सब आपस में क्या हुए, जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे आप इसके अंदर थोड़ी सी द्रव अवस्था में डालते हो या इसको आप इसके अंदर पानी डाल देते हो तो यहाँ पर क्या बनते हैं, मुक्त आयन बनते हैं। क्या बनते हैं यहाँ पर, मुक्त आयन, यानी फ्री आयन बन जाता है। जैसे Na+ अलग हो जाता है कुछ मात्रा में, Cl- अलग हो जाता है। तो जैसे इसको लिक्विड स्टेट में या द्रव अवस्था में या पानी इसके अंदर आप डाल दोगे तो उस स्टेट में क्या हो जाते हैं, सुचालक। सुचालक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री आयन बन जाते हैं, यानी मुक्त आयन बन जाते हैं। और आयन एक प्रकार का आवेश, आवेश को तो आप आयन बोलते हो, और आवेश प्रवाह हो जाएगा, धारा प्रवाहित हो जाती है। तो आवेश प्रवाह होने की वजह से यानी कि जो चार्ज जो है वो फ्लो हो जाएगा, तो वहां करंट फ्लो हो जाएगा। तो बैड कंडक्टर होते हैं कब, ठोस अवस्था में। बोर्ड 2018 में यही पूछा गया था, बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा था CuCl2 के बारे में। CuCl2 के लिए पूछा कि वो ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक है और द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक है, तो किस प्रकार का ठोस है। तो आपको बताना था किस प्रकार का ठोस है, वो आयनिक ठोस। आप 2018 क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कॉपर से रिलेटेड। यहाँ पर CuCl2 मैंने इजी बता दिया, वहां पर कॉपर +2 चार्ज से उन्होंने पूछा हुआ है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। तो ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, ये बैड कंडक्टर होते हैं, आयनिक सॉलिड की बात कर रहे हैं हम। और द्रव या लिक्विड अवस्था में मोल्टन स्टेट भी बोलते हैं इसको हम, इंग्लिश में मोल्टन स्टेट में क्या हो जाते हैं, सुचालक यानी कंडक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुक्त आयन बनने लगते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसके जितने भी धनायन ऋणायन वाले आपके पास में मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, NaCl हो गया, KCl हो गया, CaCl2 हो गया, MgO हो गया, CaO हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें पूरा कैटायन और पूरा क्या होगा, एनायन। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसमें कंपलसरी एक मेटल तो हो गई होगा, आपको धातु तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि धातु यानी मेटल के अंदर ही प्रॉपर्टी होती है पूरा कैटायन बनाने की, पूरा धनायन बनाने की और पूरा ऋणायन बनाने की। ठीक है। अब हमने बात की थी कि इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स वेल अरेंज होते हैं, तो हम यहाँ पर एक NaCl का स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपकी बुक में दे रखा है, एक बार बना के देखते हैं, आपको भी बनाना शायद आ जाए। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो सिर्फ ऐसे समझ लेंगे अवयवी कण यानी कांस्टेंट पार्टिकल जो वेल अरेंज होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, आगे हमारे काम आएगा। तो देखते हैं जरा यहाँ पे, मैं यहाँ पर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान देते हुए बनाना है इसको, मैंने 11 में बनवाया है। NaCl का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, आपकी बुक में दे रखा है ये ना। ठीक है। ये बड़ा सा क्यूब है। अभी हम आगे क्रिस्टल लेटिस यानी क्रिस्टल जालक के बारे में और एकक कोष्टिका और यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे, वहां भी समझ में आ जाएगा आपको। पहले इसको देख लेते हैं। यहां पर थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं इसको। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। एक और कौन सा ले लें, यहां से ले लेते हैं इसको, ऐसे ऐसे, और एक यहां से पैक करना पड़ेगा, एक यहां से पैक करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, तो ये पूरा एक जालक है, समझे कैसे। अगर मैं ढंग से बनाऊं, देखो इसको आप, तो ये कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ, एक ये भी बना देते हैं। ये देखिए, ये आपको एक एकक कोष्टिका दिख रही है, आगे हम पढ़ने वाले एकक कोष्टिका, टेंशन मतलब आगे समझूंगा मैं एकक कोष्टिका क्या होती है, यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लेटिस क्या होता है। आपको दिख रहा होगा, देखो एक सेल है, उसके पास एक और सेल, फिर पीछे सेल, फिर पीछे सेल। तो यहाँ पर NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक Na+ होता है, मैं यहाँ पर एक रेड पेन से बना रहा हूं और एक ब्लू पेन से, फिर एक रेड पेन से
अल्टरनेट एकांतर क्रम में क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था एकांतर क्रम में अरेंज होते हैं। तो यहाँ पर Na+ जो है वो किस पेन से बनाया मैंने आपको, रेड पेन से, और Cl- जो मैंने बनाया कैसे, तो एक के बाद एक Na और Cl आपस में जुड़े होते हैं और देखना पूरे स्ट्रक्चर में रूल फॉलो होगा। ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, देखो Cl इसके बाद में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, और अगेन देखो पॉजिटिव आ गया। तो वेल अरेंज होते हैं ऐसे ही, हवा में हम बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इधर से इधर चलेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, देखो फिर नेगेटिव आ गया। इधर से इधर चलो नेगेटिव, फिर देखो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। इधर चलोगे नेगेटिव, फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरीके से NaCl का एक स्ट्रक्चर होता है। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ, बना के देखेंगे, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोशिश करके देखो एक बार और यार, ऐसे क्या है, जल्दी हार नहीं माननी है, ठीक। तो NaCl का स्ट्रक्चर है, और NaCl क्या होता है आपका, आयनिक सॉलिड होता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड हमारा कौन सा था, हटा दो मैं इसको, अच्छा एक और लगा दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे रह गया थोड़ा सा, ये आपका हर जगह फॉलो होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हर जगह पर देखोगे तो पूरा रूल फॉलो हो रहा है, एक के बाद एक एकांत क्रम में यहाँ पर जमे हुए हैं। थर्ड नंबर पे लेते हैं, हटा देता हूँ उसको मैं, आराम से आप रिपीट करके देख लेना, यूट्यूब पे देख रहे हो वैसे ही पीछे भी जा सकते हो ना, रिवीजन की जरूरत पड़े अगर आपको, तो ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया तो कोई पैसा लगेगा डबल बार में, नहीं लग रहा है पैसा। थर्ड हमारा कौन सा था, मेटेलिक सॉलिड, थोड़ा स्पेशल है। मेटेलिक सॉलिड यानी धात्विक ठोस, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं इसको, धात्विक ठोस। इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, इसमें कांस्टेंट पार्टिकल आप दो तरीके से बता सकते हो। एक तो आप बता सकते हो मेटल एटम, मेटल एटम, या फिर आप बता सकते हो धातु धनायन, और मैंने आपको बताया था क्या, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेटल कैटायन प्लस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे होता है विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, ये हम आगे समझेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट पार्टिकल कौन होते हैं, मेटल एटम बोल सकते हो आप इसको, या फिर क्या बोल सकते हो, धातु धनायन या विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हाई होते हैं। अभी लोहे को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, जितनी भी मेटल्स हमारे पास में, ठीक। अट्रैक्शन की बात करें, अट्रैक्शन की बात करें तो इसके अंदर एक विशेष आकर्षण होता है जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम, मेटेलिक बॉन्ड। और एक लाइन बोलने वाला हूं मैं कि मेटेलिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, जी हाँ, इलेक्ट्रॉन का क्या हो, पूरा एक समुद्र हो, और उसके अंदर धातु धनायन यानी कि मेटल कैटायन जो है वो डूबे हुए हैं। कैसे समझ में ये बात, आगे हम डायग्राम बना के समझेंगे, पर अभी भी जो लाइन बोल रहा हूं उसको समझ लो आप, कि इसमें इस तरीके का अट्रैक्शन होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं, कैटायन, मेटल कैटायन यानी धातु धनायन क्या होते हैं, डूबे हुए प्रतीत होते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी है ये। तो मेटलिक सॉलिड के अंदर जो आकर्षण होता है वो धात्विक आकर्षण यानी मेटलिक बॉन्ड होता है। और मेटलिक बॉन्ड कैसा है कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कौन डूबे हुए हैं, धनायन यानी कि मेटल कैटायन डूबे हुए। तो इलेक्ट्रॉन का समुद्र, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, धनायन है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का रीजन एक ये भी है कि यहाँ पर अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। बात करें कंडक्टिविटी की, तो ये सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तीनों स्टेट में क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, यानी कि क्या होते हैं ये, सुचालक, ठीक है। सुचालक होते हैं। धातु के अंदर, धातु में धारा प्रवाहित हो जाती है, आपको पता है, एल्यूमिनियम हो, चाहे लोहा हो, या कॉपर हो, सब में करंट फ्लो हो जाता है इजीली। तो कंडक्टर होते हैं बेसिकली, बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। एक और इसके अंदर गुण होता है मेलिएबिलिटी, मैंने आपको बताया था, आघात वर्धनीयता और तन्यता यानी कि डक्टिलिटी, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसके अंदर आएगी, इसमें। इसके एग्जाम्पल तो आप जितने भी धातु आप जानते हो ना दुनिया भर के, सारे धातु यहाँ पर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे एग्जाम्पल इसी के अंदर आएंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया, थर्ड नंबर का मेटेलिक सॉलिड। अब एक तो मेटेलिक सॉलिड के अंदर, मेटेलिक सॉलिड में मेलिएबिलिटी और तन्यता, डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता यानी कि इसको आप अगर हैमर करो, चोट दो इसको, तो ये पतली चादर में कन्वर्ट हो जाएंगे, या फिर इसको स्ट्रेच करो तो ये लॉन्ग वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था मेटेलिक सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धातु धनायन। एक चीज और समझते हैं यहाँ पर, मेटेलिक सॉलिड के अंदर अगर हम कांस्टेंट पार्टिकल की बात करें तो एक क्वेश्चन हमारे पास में बुक में दे रखा है, कोटर। कोटर मतलब उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कर्नेल, इसको भी समझ के चलते हैं, कोटर।
इंग्लिश को इसको क्या बोलते हैं हम, कर्नेल। ठीक है, मैंने आपको बोला था अभी कि कांस्टेंट पार्टिकल के रूप में क्या होते हैं, धातु धनायन। तो आप धातु धनायन को एक वर्ड और हम दे रहे हैं यहाँ पर क्या, क्वार्टर। इसको हम क्वार्टर भी बोलते हैं। मीनिंग क्या होता है इसका, जैसे आपने एटम के बारे में पढ़ा होगा, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, क्वार्टर या कर्नल किसे बोलते हैं मैं ये समझा रहा हूं आपको। मुझे बताओ, बाह्यतम कोश से तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, और बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालोगे जब भी धनायन बनता है, कैटायन बनता है। तो बाह्यतम कोश को छोड़कर ये आपका कौन सा है, संयोजी कोश यानी कि वैलेंस शेल है। इसको छोड़कर अंदर का जो भाग है, बाह्यतम कोश कोई सा भी हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई सा भी हो, अंदर के भाग को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर या कर्नल बोलते हैं। तो ये अवयवी कणों की व्यवस्था कैसे बन रही है देखो। जैसे सपोज करो आयरन है, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26, एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। तो 26 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या होती है, पर जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्या बनेगा बताओ, Fe+2, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, अलग हो गए। अब मुझे बताओ, यहां पर एक धनायन बन चुका है ना, और इलेक्ट्रॉन 2 अलग हो गए। पहले से भी तो इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, कितने इलेक्ट्रॉन थे 26, 26 में से 2 अलग हुए, पर अभी भी 24 तो इस एटम के अंदर है ना। तो ये जो अंदर का पार्ट होता है, ये अंदर का पार्ट बाह्यतम कोश को छोड़कर, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसको हटा दो, अंदर जो बचा ये है Fe+2। इसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर या कर्नल बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर एक चीज आप ये भी बोल सकते हो कि मेटेलिक सॉलिड के अंदर क्वार्टर एक अवयवी कण होता है, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के समुद्र में वो डूबा हुआ होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन के समुद्र का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया अभी हाल, क्वार्टर समझ में आ गया ना। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर वैकेंट जो बाकी का बचा हुआ भाग है वो क्या होता है आपका, क्वार्टर या कर्नल। अब एक एग्जांपल, एक डायग्राम बनाते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए इलेक्ट्रॉन का समुद्र क्या होता है। मानो ये कोई धातु है, आयरन ले लेते हैं, और धातु का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का। अच्छा, इनमें धातुओं में चमक पाई जाती है, आपको पता है क्या, और चमक का रीजन भी यही है, इलेक्ट्रॉन ही है यहाँ पर। ठीक है, आयरन है, बहुत सारे आयरन, बहुत सारे आयरन, बहुत सारे आयरन ही आयरन है, बहुत सारे एटम है आयरन के। ठीक है, अब ये आयरन में इलेक्ट्रॉन कितने 26 है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी है। आयरन ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, क्या बनाया, धनायन। तो यहां पर क्या बनेगा, Fe+2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 और ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागे तो इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, बाहर ही आएंगे ना यहां पे। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। पर पहले मुझे बताओ कि आयरन के पास खुद के पास भी तो पहले से इलेक्ट्रॉन थे ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर आपको मिल जाएंगे। या दूसरे शब्दों में बोलो कि इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं आपको, 2, और धनायन कितना मिल रहा है 1। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये पूरा पूरा किसमें डूबा हुआ है, इलेक्ट्रॉन में। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे क्या है, धनायन है। तो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में, यानी कि इस बहुतायत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कौन डूबे हुए हैं, धनायन यानी कि कैटायन डूबे हुए हैं। और मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, धनायन पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव पर अट्रैक्शन होगा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। इस स्पेशल अट्रैक्शन को हम मेटेलिक अट्रैक्शन बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड यानी धात्विक बंध बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन डूबे हुए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कहीं आपको नहीं मिलेगी ऐसा सीखने को कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन डूबे हुए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन डूबे हुए, अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वार्टर क्या होती है, कर्नल, ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर में हमारा जो है वो कौन सा है, सहसंयोजक यानी कोवलेंट सॉलिड। 4th नंबर पे हमारे पास में कौन सा है, कोवलेंट यानी कि सहसंयोजक ठोस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सहसंयोजक ठोस को हम नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड। इसको एक नाम और दिया जाता है, वो है वृहद अणु या विशाल अणु, विशाल अणु ठोस। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल सॉलिड। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां ये जो सॉलिड होते हैं इनके अंदर क्या होता है, नॉन मेटल एटम होते हैं। कौन से होते हैं, नॉन मेटल एटम यानी अधातु
परमाणु होते हैं और अधातु परमाणुओं के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक यानी कि कोवलेंट बॉन्ड। और ये कोवलेंट बॉन्ड एक नेटवर्क की तरह फैलता जाता है, एक नेटवर्क पूरा जालनुमा संरचना बना लेता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे हीरे की बात हम करें, डायमंड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। विशाल अणु भी बोलते हैं क्योंकि इसे जुड़ जुड़कर एक बड़े से अणु का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? विशाल अणु ठोस यानी मैक्रोमोलिक्यूल, बड़ा सा अणु यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर अट्रैक्शन कौन सा होता है? सहसंयोजक आकर्षण, जो कि इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। उसके बाद में कांस्टेंट पार्टिकल आपको पता चल गया, नॉन मेटल अधातु परमाणु होते हैं। विशाल अणु की संख्या इसको दी गई यानी मैक्रोमोलिक्यूल कहा गया है, अट्रैक्शन हो गया। कंडक्टिविटी की बात करें तो ये होते हैं बैड कंडक्टर्स। क्या होते हैं ये? बैड कंडक्टर यानी कि कुचालक। लेकिन एक एग्जांपल हमारे पास में है ग्रेफाइट, जो अपवाद है, एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट होता है सुचालक यानी कि कंडक्टर, बस का कंडक्टर नहीं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला, इलेक्ट्रिसिटी को ले जाने वाला। ठीक है, ग्रेफाइट सुचालक होता है, अपवाद से याद रखना है। बाकी जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? आपके कुचालक होते हैं। इसके अंदर एक नेटवर्क नुमा संरचना बन जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो डायमंड, एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? डायमंड ले लो आप, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइट, सिलिकॉन कार्बाइड और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं नेटवर्क के अंदर। मेन एग्जांपल ये। तो 2019 बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि नेटवर्क सॉलिड का उदाहरण, फर्स्ट क्वेश्चन ही आप पेपर में देखेंगे तो आपको सीधा सा वहां क्या लिखना था? डायमंड यानी कि हीरा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन कौन से सॉलिड किस किस के अंदर जाते हैं। ठीक है, हमने सभी सॉलिड्स के बारे में सारी बातें कर ली। कुछ एक बातें अगर छूट गई हो तो आप उसको बुक में अगर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, वरना हमारे कोचिंग ऐप पर नोट्स डलने वाले हैं। आपने अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, नहीं तो IILM करियर इंस्टीट्यूट डालेंगे आप प्ले स्टोर के ऊपर तो आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं कि डायमंड जो है वो भी कोवलेंट सॉलिड है, हीरा जो है वो भी सहसंयोजक है और ग्रेफाइट जो है वो भी सहसंयोजक है, लेकिन फिर हीरा है कुचालक यानी बैड कंडक्टर और ग्रेफाइट है सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर। तो ऐसा क्यों होता है? तो हम यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक बना रहे हैं डायमंड का और एक बना रहे हैं, आपने सब बना रखा है, पहले मैं रफली स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं आपको। डायमंड में क्या होता है आपको पता है? एक कार्बन नियर बाई 4 कार्बन से जुड़ा होता है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं आपको। ये कार्बन है एक, सॉरी 1 2 3 और एक ऊपर 4। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूं गोले से। ठीक, अगेन क्या करेंगे? हम एक लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे, नीचे ड्रॉ करेंगे, नीचे ड्रॉ करेंगे, इसको ब्लैक कर देते हैं। स्ट्रक्चर्स बनाना थोड़ा आपको आना चाहिए। एक लाइन इधर निकलेगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक लंबाई इधर और एक लंबी इधर। ठीक है, बनाने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ गोला, यहाँ गोला, यहाँ गोला, यहाँ भी गोला, यहाँ भी गोला, यहाँ भी गोला। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरीके से हम 1 2 3 1 2 1। इधर एक छोटा, दो छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक छोटा, एक बड़ा। इधर क्या करेंगे? एक छोटा, फिर छोटा, फिर बड़ा। ठीक, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं हुई। यहां देखिए, यहाँ एक लंबा जाएगा, मतलब करना क्या है? एक ब्लैक एटम से दो छुटके, एक बड़का इधर, एक ऊपर की तरफ। इस तरीके से अगर याद करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, डायमंड का। ठीक है, ये आपका डायमंड का पूरा रिपीटेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? एक कार्बन, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं आप, संकरण। एक कार्बन निकटवर्ती कितने कार्बन जुड़ा है? 1 2 3 और 4। और कार्बन के बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली फोकट, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो भागेगा क्या? नहीं भागेगा। जब इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 ना, जब इलेक्ट्रॉन भागेगा ही नहीं तो वहां पर कंडक्टिविटी यानी कि चालकता नहीं आएगी। लेकिन ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, परतनुमा होता है। आपने पढ़ा होगा चादर नुमा, छोटी क्लास में पढ़ा है आपने ग्रेफाइट को, नहीं पढ़ा है तो बड़ी क्लास में आपके 12th में भी आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से होता है ग्रेफाइट। ऐसे परतनुमा संरचना होती है हमारे पास ग्रेफाइट की, आपने पढ़ी है।
ठीक है, इस तरीके से संरचना होती है ग्रेफाइट की। इस तरीके से यहाँ पे बीच में कुछ दूरी होती है 3.40 पिकोमीटर, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में 340 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर एक कार्बन को देखो आप, षटकोणीय वलय होती है, हेक्सागोनल रिंग होती है। एक कार्बन निकटवर्ती 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, हर एक कार्बन एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सबके पास होगा, हर जगह होगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वो घूमने की कोशिश करेगा, घूमना चाहेगा। जब फ्री पॉकेट है तो घूमेगा ही, कॉमन सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी यानी कि सुचालकता है, चालकता आ जाती है। यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो यही रीजन है कि हीरा जो होता है, डायमंड, वो कुचालक होता है और ये क्या होता है, सुचालक। ये बैड कंडक्टर है, ये गुड कंडक्टर है। ठीक, एक चीज और है, हमने कोवेलेंट सॉलिड के अंदर, कोवेलेंट सॉलिड जनरली क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो क्या होता है बेचारा, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। ग्रेफाइट जानते हो आप, आपकी पेंसिल की नुक जो होती है, टिप जो होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो यह आज हमारा लेक्चर था, पार्ट 2। आई होप समझ में आया होगा। कोई दिक्कत अगर आए तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर बनने वाला है वो बहुत ज्यादा इमेजिनेशन के ऊपर है, तो उस पर तक आने के लिए आपको पहले 2 पार्ट अच्छे से देखने। तो ये हमारा सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।